आप सभी का पोस्ट लंच सेशन में पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च है। इसके अंतर्गत हमारे आज के इस 24वें तकनीकी सत्र में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में, रिसोर्स पर्सन के रूप में आदरणीय प्रोफेसर सरोज पांडे जी हैं। मैं उनका नमस्कार सबको। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप पॉलिटिकल साइंस की छात्रा रही हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट है। आपके विभिन्न एक्सपर्टाइज विषय जिसमें आपकी विशेषज्ञता है टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड पीस एजुकेशन रहे हैं। आपको 35 वर्षों का शिक्षण का समुन्नत अनुभव रहा है। आपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इलाहाबाद, आपने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 2 दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप इग्नू के स्कूल ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ आप 2016 से 2019 तक स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू की चेयरपर्सन डायरेक्टर भी रही हैं। आपने पॉलिसी रिसर्च से संबंधित शोध विषयों में अपनी महारत हासिल की है, जिसमें टीचर अप्रेजल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पीस एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन एंड करिकुलम विषयों पर शोध कार्य किए हैं और उन्हें गाइड भी किया है। इससे संबंधित आपके 100 से अधिक पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही साथ आप विभिन्न नेशनल एवं इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ स्टडीज और अन्य संस्थानों में अन्य उच्च पदों पर भी कार्यरत हैं। साथ ही साथ आपने बहुत सारे कैपेसिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किए हैं। मैं आपका शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रपोजल के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें और आपको इस पटल पर लाने के लिए और आप जैसे अनुभव समृद्ध व्यक्ति को हम सबके समक्ष लाने के लिए मैं अपनी कार्यशाला समन्वयका एवं परियोजना अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर सरोज पांडे जी। थैंक यू जितेंद्र जी। So we are going to discuss about the research proposal. रिसर्च प्रपोजल क्या है और किस तरह से इसको हम बनाएंगे। ये रिसर्च प्रपोजल को आप सिनॉप्सिस के नाम से भी जानते हैं। सिनॉप्सिस की तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाता है और ये किसी भी रिसर्च का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है जो कोई भी अगर आपका रिसर्च प्रपोजल देख रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और क्या आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को परसीव कर रहे हैं। एक बिगिनिंग में ही हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ रिसर्च करेंगे तो हमारे कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। वो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड आउटकम जब आपका रियल आउटकम आएगा तो जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं हो सकता है वही आउटकम आए, या हो सकता है कि आपकी हाइपोथेसिस जो आपने बनाई है वो रिजेक्ट हो जाए और कोई नया आउटकम आपको मिले। लेकिन आप एक विजन अपना लेके चलते हैं और ये विजन कैसे बनाते हैं अपना, ऑन द बेसिस ऑफ various researches which have been conducted in the area on which you want to conduct a research। जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें पहले से भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई होंगी और उन रिसर्चेस को में क्या रिजल्ट्स आए हैं उनके बेसिस पे हम अपने प्रिजम्पशंस बनाते हैं, हम अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं
और उसको हम रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड करते हैं। तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्या हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, हम कैसे अपने रिसर्च को करेंगे और क्या हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो ये रिसर्च प्रपोजल का आपका कंपोनेंट होता है और इसी के बेसिस पे आप अपना रिसर्च की सिनॉप्सिस बनाते हैं या रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो इसको हम कुछ क्वेश्चंस के आधार पे समझ सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है और वो किस तरह लीड करते हैं, आइए हम देखते हैं वन बाय वन। पहली चीज तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल, जब आप रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं तो आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, ये आपका सबसे अहम सवाल है। मान लीजिए मैं रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं किस पे करूंगी रिसर्च? मैं टीचर एजुकेशन पे रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स अचीवमेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, या मैं आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनकी इफेक्टिवनेस पे रिसर्च करना चाहती हूँ। तो किस एरिया में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ ये मुझे डिसाइड करना होगा सबसे पहले। और जब आप सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, सॉरी टू Yes. इंटरप्ट यू। हम लोगों ने पीपीटी शेयर कर दिया है प्रेजेंट, आप अपना अच्छा। बेशक उसको सिंपल देख के कर ओके, सकते हैं। और यहाँ पर आ रही है, आप मीट वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। हाँ ठीक है। वहां से इसको थोड़ा वो फुली विजिबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ से कह दिया प्रेजेंट। आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा तो ही विल चेंज द स्लाइड। ये अगर आप फुल स्क्रीन पे कर दें तो ये वन बाय वन आ जाएगा, ये एनिमेटेड है। अच्छा, अदरवाइज रहने दीजिए, मैं इसी के अकॉर्डिंग कर लूंगी। तो फर्स्ट थिंग आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू प्रपोज टू स्टडी। आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, किस एरिया में मैं काम करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा मैं टीचर एजुकेशन के एरिया में काम करना चाहती हूँ। तो टीचर एजुकेशन में टीचर्स का मान लीजिए सेटिस्फैक्शन। तो my title of the title of my study will be to study the satisfaction or job satisfaction and job involvement of teachers. तो ये पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी है कि आप अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उस एरिया को शॉर्टलिस्ट करके आपको अपना एक टाइटल ऑफ द स्टडी मिल जाएगा जो आपको प्रपोज करना पड़ेगा। अब ये टाइटल आपकी सिनॉप्सिस का या आपके रिसर्च प्रपोजल का टाइटल होगा। लेकिन केवल इससे ही काम नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, क्यों, वाई डू वी वांट टू स्टडी। हम रिसर्च टीचर एजुकेशन के एरिया में ही क्यों करना चाहते हैं, क्या रैशनल है, व्हाई डू आई वांट टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स। सो वी आई हैव टू प्रोवाइड द रैशनल। रैशनल के लिए जब हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप एक तो आप लिखते हैं रैशनल में कि पहले की स्टडीज क्या की गई हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा है। जब वो रिजल्ट आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकग्राउंड सा आपको मिल जाता है और आप अपनी स्टडी को इंट्रोड्यूस प्रॉपरली कर पाते हैं। ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। और इसीलिए जब हम लिखने में आते हैं, रिसर्च की सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो टाइटल ऑफ द स्टडी के नीचे कुछ लोग इसको बैकग्राउंड की तरह लेते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं और कुछ लोग इसको द कॉन्टेक्स्ट करके लिखते हैं। तो जो सेकंड स्टेप होता है किसी भी रिसर्च में, वो रैशनल हमको प्रोवाइड करता है, वो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो स्टडी का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है
कि किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या काम हुए हैं, क्यों ये जरूरी है, क्यों हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए, ये एक जनरल उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे जब हमने टाइटल डिसाइड कर लिया उसके बाद हम डिसाइड करते हैं रैशनल। तो तीसरा क्वेश्चन हमें अपने आप से, एक रिसर्चर को अपने आप से पूछना पड़ता है या पूछना चाहिए कि आर देयर अर्लियर रिसर्चर्स, क्या इस एरिया में पहले भी काम हो चुका है, अगर काम हुआ है तो उनका फोकस क्या रहा है। जैसे मान लीजिए जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया गया है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन को किन किन अदर एरिया से रिलेट किया गया है। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब इन्वॉल्वमेंट के साथ रिलेट किया जा सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन टीचर के मोरल के साथ रिलेट किया जा सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन टीचर के एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन के साथ भी रिलेट हो सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी वर्किंग कंडीशंस के साथ भी किसी ने स्टडी किया हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रिसर्चर वर्क करना चाहता है तो उस एरिया में क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुका है, ये जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसी समय आपको एक प्रीलिमिनरी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ऑलरेडी क्या वर्क हो चुका है, जो वर्क हो चुका है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट को ऑलरेडी रिसर्च कर लिया गया है और कौन से एरियाज अभी भी ऐसे हैं जो छूट गए हैं। क्योंकि हम सारे लोग हर एरिया में काम नहीं करते हैं। है कि कोई एक एरिया बहुत रिसर्च हो लेकिन दूसरा एरिया छूट गया हो। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीचर का इन्वॉल्वमेंट, टीचर का स्ट्रेस, टीचर का मोटिवेशन, टीचर के एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन, इसके ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ है। लेकिन टीचर का मोरल और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन, टीचर का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और उसका इन्फ्लुएंस उसके जॉब सेटिस्फेक्शन पे हो सकता है ये एरियाज, इन एरियाज में ज्यादा वर्क ना हुआ हो। तो जब आप पहले क्या काम हुआ है रिसर्चेस में उसको रिव्यू करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि फला फला एरिया में ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे नॉलेज गैप है और इस नॉलेज गैप को फिल करने के लिए एडिशनल रिसर्च की जरूरत होती है और इस नॉलेज को आप अपनी रिसर्च के थ्रू फिल कर सकते हैं। मैं जो ये आपके रेड बॉक्स जो है उसमें जो भी लिखा हुआ है ये सारा मैं प्रिज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को ये बता दिया गया है पहले के सेशंस में। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगी। मैं कौन कौन से स्टेप हैं और क्यों ये स्टेप लिए गए हैं और कैसे आपको प्रोसीड करना है ताकि आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। तो जहां पे नॉलेज का गैप है उन एरिया में हमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक एरिया
एक एरिया में रिसर्च हुआ है और उसी एरिया को लेकर के फिर से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, उसको वो नहीं होना चाहिए। जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से एरियाज हैं जिनमें ऑलरेडी वर्क हो चुका है और किन एरियाज में वर्क की जरूरत है जिसमें आप अपना फोकस दे सकते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप पे जो क्वेश्चन आपको करना है अपने आप से कि मैंने एरिया तो डिसाइड कर लिया, प्रॉब्लम को मैंने ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर लिया, उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया, उसका इंट्रोडक्शन भी बना दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, रिव्यू भी कर लिया रिलेटेड लिटरेचर का। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अपनी रिसर्च के जो मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया है, जो स्टडी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है ये आप पिन पॉइंट करेंगे आपकी क्या रिसर्च स्टडी आप करने जा रहे हैं। और ये एक्सपेंशन है, थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखेंगे भी, थोड़ा सा आप जो टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम है उसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों टीचर के लिए जरूरी है और इसका अध्ययन करना और इसके बारे में जानना हर एक को, पॉलिसी मेकर को या टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की जब बात करती हूँ तो दो चीजें हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसी स्लाइड पे रहने दीजिए आप, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो करते हैं उसमें केवल एक लाइन में आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट कर दीजिए, माने कि आप अपना जो ये टाइटल ऑफ द स्टडी आपने लिखा है उसको फिर से यहाँ पे दोहरा दीजिए। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में ये कहा जाता है कि केवल आप अपने टाइटल को मत रिपीट करिए, बल्कि इसको थोड़ा सा आप अपनी टाइटल को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि थोड़ा आप उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि क्या आप कर रहे हैं, क्यों आप कर रहे हैं और क्यों ये करना जरूरी है। आपकी रिसर्च का जस्टिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करेंगे। हमने कह तो दिया जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में, जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या एक्सप्लोर करेंगे, प्रिंसिपल का बिहेवियर, उससे मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन इफेक्ट होता है, स्कूल का क्लाइमेट, उससे मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन एक्सप्लोर होता है, मेरा अपना जेंडर, मेरी अपनी एंजाइटी या मेरे अपने पर्सनल इश्यूज, उनसे मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस होता है। मीनिंग इज that what are the research questions which you want to explore? क्या आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन मेल टीचर और फीमेल टीचर्स में अलग अलग होता है, तो ये आपका एक रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट होता है, तो there is any difference in the management of institution and the job satisfaction of teachers, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। Whether the organizational climate of the institution influences job satisfaction of teachers, ये आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। तो एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो आप करते हैं, एक प्रॉब्लम से बहुत सारे आपके रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चंस को
आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढना चाह रहे हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली अगर आप पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी एंड लिमिटेड स्कोप। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके आपको अपनी रिसर्च की स्टडी का टाइटल और रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी वाइड एरिया। इफ आई वांट टू स्टडी, मैं वो स्टडी 5 साल तक भी कर सकती हूँ, मैं वो स्टडी 3 साल तक भी कर सकती हूँ, और वो स्टडी मैं क्विकली भी कर सकती हूँ, 1 महीने में भी करके खत्म कर सकती हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस अपने लिए रेज किए हैं, किन क्वेश्चंस का आप आंसर चाहते हैं, और उनका आंसर आप कैसे चाहते हैं। ये आपके रिसर्च क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। और जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, जब आपने इन चीजों को का आंसर खुद को दे दिया, तब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपके रिसर्च क्वेश्चन से फ्लो करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। कभी कभी लोग ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर ले जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को नीचे ले आते हैं। दीज आर द वेज ऑफ राइटिंग, बट पहले आप अपने आप को क्वेश्चन करिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। उससे आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि व्हाट डू यू इंटेंड टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और एक जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया और उससे पहले आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी किया हुआ है, आपने बहुत सारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अपने आप में डेवलप कर ली है, जिसको आपने जस्टिफिकेशन, रैशनल या इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, जो भी आप नाम देते हैं, उसमें आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिव्यू आप कर चुके हैं, जिससे आपको पता चल गया है कि ये एरिया है जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और कुछ गैप है नॉलेज में, कुछ गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए मैं अपनी रिसर्च स्टडी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और जिससे आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आया और रिसर्च क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं। इनफैक्ट रिव्यू जब आप करते हैं, उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस रेज करके उसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं स्टडी के, वो से लिमिटेड होते हैं। 4 हुए, 5 हुए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग 2-2 पेजेस के 20-20, 25-25 ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, और उसके बाद उतने ही हाइपोथेसिस बना देते हैं। आप ऑब्जेक्टिव्स को लिमिट करिए, और एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोर देन 1 हाइपोथेसिस हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, मैं फिर से एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मेरी स्टडी का टाइटल है टू स्टडी द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर्स। ये मेरा केवल सिंगल ऑब्जेक्टिव है, जॉब सेटिस्फेक्शन टीचर्स का स्टडी करना। अब मैं हाइपोथेसिस इसमें कई सारी बना सकती हूँ, जैसे there will be significant difference in the job satisfaction of teachers.
उसको फिर मैं ए बी सी सब हाइपोथेसिस में डाल सकती हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला, मेल एंड फीमेल टीचर्स, रूरल एंड अर्बन टीचर्स, एंड देन teachers working in government institutions, private institutions and unrecognized institutions. तो आप ये देखिए, एक ऑब्जेक्टिव मेरा था, उस ऑब्जेक्टिव्स के मैंने कम से कम 6-7 हाइपोथेसिस मेरी अपने आप बन गई। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें लिमिट करके और उसके ऊपर फिर हमें हाइपोथेसिस बनाने होंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जब आप नीचे जाकर के अपना रिजल्ट्स बना देते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 उसके हाइपोथेसिस, उसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी हाइपोथेसिस थी और उन हाइपोथेसिस से रिजल्ट क्या निकले, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये आप हाइपोथेसिस बना लिया आपने। हाइपोथेसिस टेंटेटिव गेस है, जो आपको ये बताते हैं कि क्या प्रिजम्पटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर इंस्टेंस, job satisfaction and job involvement are significantly related to each other. अब मैंने एक hypothesis बनाई, there will be significant relationship between job satisfaction and job involvement of teachers. ये मेरी जो hypothesis है, ये हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल है। क्यों नॉन डायरेक्शनल है? क्योंकि ये हाइपोथेसिस ये नहीं बता रही है मुझको कि ये जो रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। अगर मैं ये कहूं कि there is a positive and significant relationship between job satisfaction and job involvement, तब मेरी हाइपोथेसिस क्या हुई? तब मेरी हाइपोथेसिस डायरेक्शनल और पॉजिटिव हाइपोथेसिस हुई। लेकिन अगर मैं ये कहती हूं कि there is a relationship between these two variables, लेकिन मैं उसका डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर सक रही हूँ। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ने से जॉब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा या नहीं, दोनों बढ़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब सेटिस्फेक्शन से जॉब इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है तो मेरी नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। और अगर मैं ये कहूँ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट, तो मैंने कौन सी हाइपोथेसिस बनाई? तब मैंने नल हाइपोथेसिस बनाई है। तो आप लोगों ने जब हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा या जो डिस्कशन हुए होंगे उसमें यह जाना होगा कि हाइपोथेसिस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और नल हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है और नल भी होती है। तो जब हम कोई एक डायरेक्शन उसका बना देते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप, तब हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया। जब हम केवल ओपन छोड़ देते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम इंडिकेट नहीं करते हैं, तब हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई। जब हम ये कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो ये हमारी हो गई नल हाइपोथेसिस। और इन तीनों तरह की हाइपोथेसिस बनाने के लिए जस्टिफिकेशन क्या है और कब किन सिचुएशंस में ये हाइपोथेसिस बनती है, although I presume कि that might have been told to you, लेकिन फिर भी मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं कि जो आपने ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, इस रिव्यू से आपको इंडिकेशन होता है कि
रिलेशनशिप का दो वेरिएबल्स के बीच में, पहली चीज तो रिलेशनशिप है या नहीं है, दूसरी चीज अगर रिलेशनशिप है तो वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ two variables, two or more variables which you have taken for your study, and that is used, that knowledge is used while making the hypothesis. कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 50 स्टडीज को रिव्यू किया, अब 50 स्टडीज में आपको 45 स्टडीज ऐसी मिल गई, 45 स्टडीज ऐसी मिल गई जो पॉजिटिव हैं और 5 स्टडीज जो हैं वो नेगेटिव है, तब तो आपकी डायरेक्शनल पॉजिटिव हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं। अगर इसका उल्टा हुआ, 45 में नेगेटिव रिलेशनशिप आया और 5 में पॉजिटिव आया, तब आप नेगेटिव रिलेशनशिप की हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 25 या 30 स्टडी ये कहती हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एंड अनदर 25 और 20 स्टडीज से देयर इज नो रिलेशनशिप, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या वो कहती हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, तब एक कंफ्यूजन का स्टेट होता है, क्योंकि कोई क्लियर कट डायरेक्शन आपको अपनी स्टडी में के लिए, अपनी हाइपोथेसिस बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होता है, तो सेफर साइड में जाते हुए हम नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो साइंटिफिक वे में आप तभी रिसर्च कर सकेंगे या एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे जब आप ये मान के चलिए कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इवन इफ द स्टडीज से दैट देयर इज अ डायरेक्शन in the relationship between two or more variables. तब भी जब हम कोई टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तब हम जीरो हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस प्रिज्यूम करके चलते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस का। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि there will be no relationship between x and y variables, and through our experiment, through statistical techniques, we prove whether there is any relationship or not. I presume कि आपको समझ में आ रहा है ये? Yes or no? Please give me indication. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट में हमेशा जब हम एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसीलिए जब हम इसको नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी प्रूव और वी रिजेक्ट। तो ये हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है। और जो अदर हाइपोथेसिस है वो रिसर्च, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं, वो है रिसर्च हाइपोथेसिस, जो डायरेक्शनल है। कोई एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन हो, तब हम उन्हें कहेंगे ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। लेकिन टेस्टिंग हम जब करते हैं तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करके करते हैं, क्योंकि we are as a researcher are supposed to be unbiased and objective.
तो ये होती है, दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस जो डायरेक्शनल हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल हो सकती है, या नल भी हो सकती है। और दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस प्रिज्यूम करके चलती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम अपने स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से उसको प्रूव करते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं है। अब आपने के जो ये ऊपर के स्टेजेस आपने अचीव कर लिए, तो आपके इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च सिनॉप्सिस में एक कंपोनेंट है ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द टर्म। सपोज मेरी रिसर्च, फिर से मैं एक ही एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। हाउ विल यू डिफाइन द टर्म्स? आई हैव यूज्ड द टर्म टू स्टडी the job satisfaction of primary teachers of Delhi. मेरी रिसर्च का टॉपिक है टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑफ दिल्ली। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन में लाएंगे? मैंने देखा है बहुत सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, टू जैसे एग्जांपल है टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स ऑफ दिल्ली, तो वो दिल्ली को भी डिफाइन कर देंगे। प्राइमरी टीचर्स चलिए आप कर देंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन, तो क्लास, यस गुड, सम दीपिका इज आंसरिंग। दिल्ली को आप, Delhi is not your operational definition, Deepika. That is what I wanted to focus here. आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है केवल जॉब सेटिस्फैक्शन, और दूसरा है आपके प्राइमरी टीचर्स है। दिल्ली आपने इसलिए लिया है क्योंकि आप अपने स्टडी को डीलिमिट करना चाहते हैं। इट इज नॉट अ डेफिनेशन टू ऑपरेशनली डिफाइन। दिल्ली इज ऑलरेडी डिफाइंड, उसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी एक सीमा है जिसके माध्यम से उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन प्राइमरी टीचर्स कहीं पे 1 to 4 को प्राइमरी टीचर्स माना जाता है, कहीं 1 to 5 को प्राइमरी टीचर्स माना जाता है। तो जिस स्टेट में आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे केरला या साउथ के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे प्राइमरी लेवल की एजुकेशन क्लास 1 से लेकर के 4th तक मानी जाती है, तो वहां पे प्राइमरी टीचर्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि टीचर्स हु आर टीचिंग क्लासेस 1 to 4। लेकिन डेली टीचर का मतलब है अ टीचर हु इज टीचिंग अप टू क्लास 5th, बट दिल्ली इज नॉट अ ऑपरेशन कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन। प्लीज बी वेरी क्लियर कि ये आपके ऑपरेशनल डेफिनेशन का पार्ट नहीं होता। और फनीएस्ट पार्ट ये है कि किसी किसी रिसर्च, कभी रिसर्च स्टडी मेरे पास एग्जामिनेशन के लिए आती है, एग्जामिन करने के लिए, तो वो द को भी डिफाइन कर देंगे, ऑफ को भी बता देंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन में जितने भी टर्म्स उन्होंने यूज किए हैं उसको वो डिफाइन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप लोग बहुत क्लियर रहिएगा, क्या आप स्टडी करना चाहते हैं, किस लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, और किसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन को आप स्टडी करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 ही ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी। अगर आप ये कहिए जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पे आप इफेक्ट को नहीं डिफाइन करेंगे,
जॉब सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स, जो भी आपने लिए हैं वो आप डिफाइन करेंगे। तो ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आ जाती है। हाइपोथेसिस आपकी आ गई, रिसर्च क्वेश्चंस आ गए। इस तरह से आप अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशंस को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन which you have to ask yourself and you will have answer later on, what will be the scope of your study? मैंने जैसा कि बोला कि हमारे पास लिमिटेशन है, टाइम की, रिसोर्सेस की, मनी की, तीनों लिमिटेशन है। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके मुझे अपनी स्टडी को प्लान करना है। मैं प्लान करूंगी, 3 इयर्स को हम ध्यान में रख करके प्लान करते हैं। तो क्या इन 3 इयर्स में मैं पूरी कंट्री का जॉब सेटिस्फैक्शन टीचर्स का मेजर कर सकती हूँ? विच इज नॉट फीजिबल नॉर मॉनेटरीली पॉसिबल। मुझे फाइनेंसेस चाहिए, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो उस लिमिटेशन को ध्यान में रख करके, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने केवल उस लिमिटेशन को ध्यान में रख करके केवल दिल्ली को ही लिया है। तो मेरी लिमिटेशन क्या हो जाएंगी? स्टडी की जॉब सेटिस्फैक्शन को मैंने लिया है, मैंने अपनी स्टडी को केवल प्राइमरी टीचर्स के ऊपर लिमिट किया है, कोई और टीचर्स मैंने नहीं लिए हैं, सेकेंडरी टीचर्स नहीं लिए, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स नहीं लिए, हायर सेकेंडरी टीचर्स नहीं लिए। सो दिस स्टडी इज लिमिटेड टू, पहला, द स्टेट ऑफ दिल्ली ओनली। अब आप ये दिल्ली को लेते हैं तो उसमें मैनेजमेंट टाइप को भी आप इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, फिजिबिलिटी अपनी, या आप दिल्ली के रूरल अर्बन एरियाज को भी इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। और आपने प्राइमरी टीचर्स लिया है तो केवल प्राइमरी टीचर्स को ही आपने लिया है। तो ये आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। इट इज limited to the state of Delhi and it is limited to only primary teachers teaching in all the primary schools of Delhi or MCD schools of Delhi or public schools of Delhi। ये आपको अपना डिसाइड करना है, keeping in view the time, money and your own resources and limitations। इसको देख करके that will be your limitation, delimitation of your study। Now we come to another component। आपने ये सारा तो डिसाइड कर लिया, आपने अपनी स्टडी बना ली, टॉपिक डिसाइड कर लिया, आपने रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हाइपोथेसिस बना लिए और आपने अपने आप को डिलिमिट भी कर दिया। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कैसे करेंगे। दैट गिव्स यू योर मेथडोलॉजी। और मेथडोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इंक्लूड करनी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेथडोलॉजी की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहला चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। ये नंबर ऑफ यूनिट की हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी स्टडी को दिल्ली में किया तो ऑल द प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ऑल द प्राइमरी टीचर्स ऑफ दिल्ली आर constitute the population of my study। उस स्टेट में जितने भी टीचर्स हैं, उस लेवल में जितने भी टीचर्स हैं, वो मेरी स्टडी के पॉपुलेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उस एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना मुमकिन नहीं है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स हम इस पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव को के ऊपर ही हम स्टडी करते हैं।
और फिर हम इस स्टडी जो ये अगर हमने सैंपल, ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम सैंपल बोलते हैं। सैंपल सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेस्ट मेथड इज randomization. Again, there are various method of randomization of sample. So this आपको बता दिया गया होगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सैंपल हमें सेलेक्ट करना है, क्या हमारा सैंपल होगा। देखिए जो एक जनरल वो है 30 के अबव अगर आप सैंपल लेते हैं तो ये आपका लार्ज सैंपल माना जाता है। आपकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना सैंपल लेंगे। मान लीजिए 1000 टीचर्स हैं दिल्ली में, मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं इसका 30% एज सैंपल आई विल सेलेक्ट which will represent 1000 teachers. So my sample will be accordingly defined. क्योंकि और उसके बेसिस पे अगर मेरा सैम्पलिंग टेक्निक अच्छा है, मैंने रैंडमाइजेशन के प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया है, तो जो भी रिजल्ट इन 30% टीचर्स के ऊपर आएंगे मैं उसको सेफली जनरलाइज कर सकती हूँ कि ये पूरे पॉपुलेशन के लिए सही हो सकता है। और यही टेक्निक किसी भी रिसर्च की ये फॉलो की जाती है। आजकल कोविड का टाइम है और कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही हैं। आप लोग टीवी में अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोगों के ऊपर उन वैक्सीन्स की टेस्टिंग की जा रही है। These are the representative of larger population. कि एक स्वस्थ इंसान के ऊपर अगर ये वैक्सीन को टेस्ट किया जाए तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और उसके बेसिस पे जो साइंटिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है लार्जर पॉपुलेशन को देने के लिए। इसी आपने देखा होगा कि कुछ वैक्सीन जो है वो ये प्रेडिक्ट कर रही है कि 60% उनका सक्सेस रेट होगा, कुछ कह रही है 80% होगा, कुछ कह रही है 90 to 95% होगा। तो ये सैंपल और टेस्टिंग मेथड उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से सैंपल को सेलेक्ट किया है और आपके टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो कितने रिलायबल और वैलिड हैं। ये दो चीजें अगर आपने सही तरीके से करी हैं तो आपका जो ये मान के चलते हैं हम कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और सेम रिजल्ट देंगे। इसीलिए हम जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो हम 2 लेवल्स के ऊपर अपना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको मेजर करते हैं। कौन कौन से वो 2 लेवल्स होते हैं? एक होता है 0.01 लेवल और दूसरा होता है 0.05 लेवल। इसका मतलब ये है अगर हम ये कहते हैं कि मेरा जो फाइंडिंग्स हैं वो सिग्निफिकेंट है 0.01 लेवल पे, दैट मीन्स कि अगर सेम पॉपुलेशन पे मैं 100 टाइम्स सेम टूल्स को यूज करके टेस्ट करूंगी तो 99 टाइम्स सेम रिजल्ट मुझे मिलेंगे, केवल एक बार चांस वेरिएशन की पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह से अगर आपके रिजल्ट्स 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं तो 95 टाइम्स आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे और 0.5 टाइम्स चांस वेरिएशंस होंगे रिजल्ट में, विच में बी ड्यू टू एनीथिंग जो आपके रिजल्ट के डिफरेंट टाइम में आपने एक्सपेरिमेंट किया है या डेटा कलेक्ट किया है उसके वेरिएशन हो सकते हैं,
जो टेस्टर है, जो रिसर्चर है, उसके अपने एरर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है टेस्टिंग प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये सारे जो वेरिएशन है 5 बार से ज्यादा नहीं होंगे, तब वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगा। और अगर 99 टाइम्स सेम रिजल्ट आएगा तो वो 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। और किसी भी जो फाइंडिंग है उसको जो अगर हम कहें कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, तो एटलीस्ट 0.05 लेवल पे तो वो फाइंडिंग सिग्निफिकेंट होनी ही चाहिए। जो मेथडोलॉजी की हम बातें करते हैं उसी में आपके टूल्स एंड टेक्निक्स, सैंपल आपने सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, फिर किसके माध्यम से आप सेलेक्ट करेंगे, किस माध्यम से आप डेटा सेलेक्ट करेंगे। आप इंटरव्यू करेंगे, आप कोई टेस्ट अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे, या कोई जॉब सेटिस्फेक्शन का टेस्ट ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है उसको यूज करेंगे, और किस तरह से आप क्वेश्चनेयर को मेल करेंगे या अपने आप जा करके सेलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपके टूल्स एंड टेक्निक्स और आपका क्या प्रोसीजर ऑफ डेटा होगा उसमें आ जाते हैं। ये आपके रिसर्च मेथडोलॉजी का जो ये मेन कंपोनेंट है वो उसका एक पार्ट है। फिर कैसे आप एनालाइज करेंगे डेटा? अब तो आपको मिल गया, आपने पॉपुलेशन से सैंपल ले लिया, टूल्स एंड टेक्निक्स कर लिए, अपने टूल्स बना लिए, आपने जा करके कुछ ऑब्जर्वेशन कर लिया, कुछ क्वेश्चनर भेज करके डेटा कलेक्ट कर लिया आपने ऑनलाइन। आजकल गूगल के माध्यम से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, डेटा एनालिसिस क्या होगा? ये एनालिसिस आपका डिपेंड करेगा। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा है कि आप, अगर आप प्रीवियस स्लाइड कर सके, जहां पे आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई है और आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस रेज किए हैं। इन रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, ये 3 चीजें जो है, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपके रिसर्च क्वेश्चंस और आपके हाइपोथेसिस, ये आपके डिटरमिन करेंगे कि आपका मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होगा। सपोज मैं ये कहती हूं कि, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, मैं ये कहती हूं कि मेरी स्टडी है टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट, और जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टाइल। मैंने ओपन छोड़ा हुआ है अपनी स्टडी को, टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स। यहां पे मैं कोरिलेशन भी यूज कर सकती हूँ और मैं टी टेस्ट भी यूज कर सकती हूँ, मैं कॉज एंड इफेक्ट भी निकाल सकती हूँ, मैं फैक्टर्स कौन कौन से जॉब स्ट्रेस, जॉब सेटिस्फैक्शन को डिटरमिन करते हैं वो करके फैक्टोरियल एनालिसिस भी कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा रिसर्च का टॉपिक बहुत वाइड है, लेकिन अगर मैं ये अपने रिसर्च के टॉपिक में ये बोलती हूँ टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन in relation to job involvement and job influence of job involvement and stress on job satisfaction, to study the effect of job involvement and job stress on job satisfaction of teachers। तो मैंने क्या किया, मैं इफेक्ट को मेजर कर रही हूं। किसका इफेक्ट? जॉब इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट और स्ट्रेस का इफेक्ट टीचर के जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्या पड़ रहा है। तो मैंने इसको
एक डायरेक्शन दे दी है। यहाँ पे मैं कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोरिलेशन नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे इफेक्ट स्टडी की जा रही है। इसकी इफेक्ट स्टडी, इफेक्ट ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर्स। सो अब देखिए, जो आप अपना रिसर्च का टॉपिक लिखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रिसर्च का जो टाइटल होना है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि बाद में कोई एम्बिग्यूटी न रहे। तो सारी चीजें एक के बाद एक फ्लो करती हैं, एक दूसरे से निकलती हैं। जैसा आप अपना रिसर्च टाइटल बनाएंगे वैसा ही आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, वैसे ही आपके रिसर्च क्वेश्चंस निकलेंगे, वैसे ही आपकी हाइपोथेसिस बनेगी। जैसे आपकी हाइपोथेसिस बनेगी उसी के बेसिस पे आपको अपने टूल्स टेक्निक्स बनाने पड़ेंगे, उसी के बेसिस पे आपको अपना डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ेगा, और उसी वही डिटरमिन करेगा कि आपका मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होगा। यहाँ पे जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो एक चीज और भी आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, जब आप अपना रिसर्च का प्रपोजल बना रहे हैं या बाद में रिसर्च कर रहे हैं, कि आप कौन सा, आपने कि सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, आपका डेटा कैसा आया है, डेटा क्या नॉर्मल डेटा है या स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब डेटा टिल्टेड है। जनरली क्या होता है, नॉर्मल, अगर नॉर्मल कर्व है तो कुछ लोग होंगे 27% जो लो स्कोरर्स होंगे, 54% होंगे जो मीडियम, लो और हाई के बीच में होंगे, और 27% जो होंगे जो बहुत हाई स्कोर करते हैं। तो ये डेटा अगर आपका इस तरह से है 27, 54, 27, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका डेटा ऐसा आया कि 25% आपके लो स्कोरर्स हैं, लेकिन 80% आपके बिटवीन हाई एंड लो के बीच में है। तो आपका डेटा किस तरह, आपका डेटा झुका हुआ है राइट साइड में। राइट साइड में मतलब ज्यादातर लोग हाई स्कोर कर रहे हैं। अगर 50 तक होता तब तो कर्व पूरा होता, लेकिन ज्यादातर लोग हायर साइड में स्कोर कर रहे हैं, तो आपका डेटा स्क्यूड है। और जब आपका डेटा स्क्यूड है तो आप उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कर्व का, या जो एनपीसी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंट होती हैं, उस स्टैटिस्टिक्स को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे तब आपका वो, तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि डेटा कलेक्शन हमारा किस तरह का है, तो फिर हम ये एनालिसिस की टेक्निक हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डेटा एनालिसिस जो होगा वो प्रोबेबिलिटी होगा, और हम उसी तरह का डेटा हमें मिलेगा। अगर हमारा सैंपल 30 से ज्यादा है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हमें नॉर्मल डेटा मिलेगा, स्क्यूड डेटा नहीं मिलेगा, और हम उसके लिए उसी तरह की एनालिसिस की टेक्निक्स को यहाँ लिखते हैं। जैसे हम ये लिख देते हैं कि अवेलेबल डेटा विल बी एनालाइज्ड थ्रू रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूजिंग टी टेस्ट और कोरिलेशन। मोटा मोटा हम यहाँ लिखते हैं, हम एकदम डेफिनेट नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें डेफिनेट पता नहीं है। इस स्टेज के बाद आपका जो लास्ट का स्टेज आता है वो स्टेज होता है कि आपने स्टडी तो कर ली, डेटा आपने एनालाइज कर लिया, लेकिन आप क्या इम्प्लीकेशंस ड्रॉ करना चाहते हैं, आप क्या इस आपकी रिसर्च का बेनिफिट सिस्टम को क्या है, एजुकेशनिस्ट उससे किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं, रिसर्चर्स किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं।
तो at the stage of making synopsis itself, you will have to presume that how, or you have to visualize कि आप जो स्टडी करना चाहते हैं वो सिस्टम को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, उसके इम्प्लीकेशंस किस तरह से होंगे। ये आपका रिजल्ट फाइंडिंग और सजेशंस का कंपोनेंट होता है, जो इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और लास्ट थिंग आती है कि आप बिब्लियोग्राफी, कहीं बिब्लियोग्राफी देते हैं या रेफरेंसेस देते हैं, कि ये भी आपको अपनी सिनॉप्सिस में इंक्लूड करना होता है। तो अब आइए हमने प्रपोजल का अलग अलग कंपोनेंट्स बता दिया। ये मेरी लास्ट स्लाइड है कि हम किस तरह से जब आप लिख रहे हैं तो इनको किस तरह से एक के बाद एक अपने सिनॉप्सिस और प्रपोजल में आप इंक्लूड करेंगे। स्टेटमेंट, आप टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसा कि मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट और जस्टिफिकेशन थोड़ा सा उसमें इंक्लूडेड होता है। फिर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे। प्रॉब्लम में आप वेरी प्रिसाइजली 1 पैराग्राफ में उसको इलेबोरेट भी करेंगे। रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपने काफी उस एरिया के बारे में पढ़ा होगा, तो वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको देना होता है। फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, ये इसका सीक्वेंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स ऊपर हो जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस नीचे आ जाते हैं उसके, और कभी कभी रिसर्च क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बाद में आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हेडिंग्स यही होनी चाहिए। सीक्वेंस आप इसका चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस के नीचे नहीं आएंगे। आपकी रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आपके हाइपोथेसिस फ्रेम होते हैं। फिर आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन, यहाँ पे आप केवल टर्म को यूज करेंगे और कैसे आपने उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी और नहीं लिखना है, केवल आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। एक चीज और मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए जॉब सेटिस्फेक्शन का मैं कोई टूल यूज कर रही हूँ, मान लीजिए मेरा एक तो मैं अपना बना सकती हूँ या फिर कोई स्टैंडर्डाइज टूल मुझे अवेलेबल है, जॉब सेटिस्फेक्शन का ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैंने किसी और का टूल यूज किया तो उस रिसर्चर ने जॉब सेटिस्फेक्शन की क्या डेफिनेशन दी हुई है, आप वही डेफिनेशन यहाँ यूज करेंगे। फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि मैंने या इस फला रिसर्चर ने ये बोला, फला ने ये बोला, फला ने ये बोला, या मैं इस तरह से प्रिज्यूम करता हूँ। नो, इफ यू आर यूजिंग somebody else tool, you will use that definition which that person has used. अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। अगर आप अपना टूल बनाना चाहते हैं तब आप बहुत सारी डेफिनेशंस को देख करके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो या तो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको किस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन को विजुअलाइज करते हैं वो भी आप अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी आती है। इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं। मेथड, आपका रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है, फिलोसॉफिकल स्टडी है या क्वालिटेटिव स्टडी है, किस टाइप की आपकी स्टडी है वो मेथड में आएगा। फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल, मैंने ऑल दीज ये बता दिया है। टूल्स एंड टेक्निक्स भी मैंने बता दिया है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारी चीजें मेथडोलॉजी का पार्ट है, ये कंपोनेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी और रेफरेंसेस आपको देने हैं। तो ये आपके रिसर्च प्रपोजल का
फॉर्मेट है जिसको आपको यूज करना है। अभी मैं देख रही थी एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस आर दी सेम और डिफरेंट? यस, दीज आर सेम। जब हम रिसर्च पीएचडी के लिए यूज करते हैं तो वो रिसर्च सिनॉप्सिस की बात हम करते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। कुछ यूनिवर्सिटीज में उसको रिसर्च प्रपोजल भी बोल देते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं कोई रिसर्च स्टेज पे करना चाहती हूँ और मैं गवर्नमेंट के पास कुछ भेज रही हूँ या यूजीसी के पास भेज रही हूँ, तब वो मेरा रिसर्च प्रपोजल मैं दे रही हूँ। लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यही हेडिंग्स जो हैं, मैं इन्हीं हेडिंग्स में अपने रिसर्च में मैं क्या करना चाहती हूँ उसको लिखूंगी। सो दिस इज इन नटशेल योर रिसर्च प्रपोजल। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for elaborating the various step-by-step research proposal in quantitative research. Thank you very much, ma'am.